रहस्यमय लॉकेट एपिसोड 39। हमने खुद को खो दिया। सफेद शून्य में फिर से वही काली परछाई खड़ी थी। उसने कहा, दूसरी परीक्षा स्मृति। यहाँ ताकत काम नहीं आएगी, यहाँ सिर्फ यादें काम आएगी। और याद रखो, जितनी कीमती याद दोगे उतने ही आगे बढ़ोगे। और अचानक आर्यन और दृष्टि तो अलग अलग रास्तों पर खड़े थे। दोनों के सामने कई दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक याद लिखी थी। आर्यन के दरवाजे पर गुरु रुद्रनाथ से पहली मुलाकात, पहली जीत, पहली हार। दृष्टि, विराज, माँ। आर्यन दरवाजों को देखता रहा। तभी आवाज आई, एक दरवाजा खोलोगे तो उस दिन को हमेशा के लिए खो दोगे। आर्यन ने तुरंत माँ वाले दरवाजे से नजर हटा ली। ये नहीं, उसने धीरे से कहा। उसने पहली जीत वाला दरवाजा खोला। अंदर रोशनी थी और उसकी पहली लड़ाई की याद थी, जब प्रोफेसर रुद्रनाथ और नवीन जी ने पहली बार कहा था, मुझे तुम पर गर्व है। याद अचानक चमकी, फिर टूट कर गायब हो गई। वही आवाज फिर से गूंजी, एक याद गई, लेकिन ये काफी नहीं है, आगे बढ़ने के लिए और देनी होगी। आर्यन ने चौंक कर कहा, क्या? उधर दृष्टि के सामने भी दरवाजे थे। बचपन, पिता, चाबी मिलने का दिन। आर्यन, दोस्ती, अपना घर। दृष्टि, पिता। दृष्टि ने पिता वाले दरवाजे को देखकर रुक गई। उसने धीरे से कहा, अगर ये मैं भूल गई तो मुझे याद भी नहीं रहेगा कि मैं क्यों लड़ रही हूँ। उसने अपना घर वाला दरवाजा खोला। घर, उसका कमरा, वैभवी जी की आवाज, सब रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। दृष्टि की आंखों से आंसू गिरने लगे। आवाज फिर से आई, ये भी काफी नहीं है, आगे बढ़ने के लिए सबसे कीमती याद देनी होगी। आर्यन चिल्लाया, सबसे कीमती क्यों? आवाज गूंजी, क्योंकि सातवां टुकड़ा यादों से नहीं, बलिदान से मिलता है। अब आर्यन के सामने सिर्फ 3 दरवाजे बचे थे, रुद्रनाथ, विराज, माँ। वो कांप गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उधर दृष्टि के सामने बचे थे पिता, चाबी मिलने का दिन। आर्यन। दृष्टि आर्यन वाले दरवाजे को देखती रही। अगर मैं ये भूल गई तो मैं वही क्यों कर रही हूँ जो कर रही हूँ, मुझे याद ही नहीं रहेगा। आवाज फिर से गूंजी, समय खत्म हो रहा है। आर्यन जमीन पर बैठ गया। मैं अपनी माँ को नहीं भूल सकता, गुरुजी को नहीं भूल सकता, विराज को नहीं भूल सकता। फिर उसने धीरे से कहा, तो क्या मैं आगे नहीं जाऊंगा? आवाज आई, तो तुम यहीं रह जाओगे हमेशा के लिए? आर्यन ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है। उधर दृष्टि ने आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में यादें चलने लगी। पहली बार जब आर्यन से मिली, पहली लड़ाई, पहली बार जब उसने उस पर भरोसा किया, नाव वाली रात, उसका हाथ पकड़ना, ये सब याद कर दृष्टि रो पड़ी। अगर मैं इसे भूल गई तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। कुछ सेकंड्स बाद उसने आंखें खोली।
और धीरे धीरे आर्यन वाला दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुला था। अंदर आर्यन से जुड़ी सारी यादें थी। वो रोते हुए अंदर गई और बोली, अगर दुनिया बचाने के लिए तुम्हें भूलना पड़े तो मैं तुम्हें फिर से जान लूँगी। दृष्टि की बात पूरी होते ही रोशनी हुई और दृष्टि की सारी यादें जो आर्यन से जुड़ी थी गायब हो गई। उसी पल आर्यन के सामने नया दरवाज़ा खुला। उस पर लिखा था, बलिदान साझा होता है। आर्यन समझ गया कि दृष्टि ने उसके लिए अपनी याद दे दी। आर्यन ने धीरे से कहा, तो फिर मैं भी भागूंगा नहीं। और उसने माँ वाला दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक औरत की आवाज़ आई, आर्यन। आर्यन रो पड़ा, माँ, मुझे माफ़ करना। फिर से रोशनी हुई और उसकी माँ की सारी यादें गायब हो गई। सफ़ेद शून्य फिर वापस आ गया। दृष्टि और आर्यन फिर आमने सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन इस बार आर्यन को अपनी माँ याद नहीं थी और दृष्टि को आर्यन याद नहीं था। दो अजनबी जो दुनिया बचाने के लिए सब कुछ खो रहे थे। काली परछाई फिर आई। दूसरी परीक्षा पूरी हुई। अब तीसरी परीक्षा है पहचान, आइडेंटिटी। ये सबसे कठिन है, क्योंकि यहाँ तुम्हें तय करना होगा तुम कौन हो। सफ़ेद शून्य फिर बदलने लगा। इस बार न कोई दरवाज़ा था, न कोई रास्ता। बस सामने तीन लोग खड़े थे, तीन आर्यन और तीन दृष्टि। असली कौन है ये पहचानना नामुमकिन था। काली परछाई की आवाज़ गूंजी, तीसरी परीक्षा पहचान। यहाँ तुम्हें खुद को पहचानना होगा। अगर तुमने गलत पहचान चुनी तो तुम हमेशा के लिए शून्य में खो जाओगे। आर्यन ने तीनों दृष्टि की तरफ देखा। तीनों बिल्कुल एक जैसी थी। पहली दृष्टि बोली, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे साथ ट्रेनिंग की। दूसरी बोली, मैं वही हूँ जिसने नाव में तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तीसरी बोली, मैं वही हूँ जिसके लिए तुमने अपनी यादें खोई। आर्यन चिल्लाया, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं कैसे पहचानूं? आवाज़ आई, पहचान यादों से नहीं होती, चुनाव से होती है। उधर दृष्टि के सामने तीन आर्यन खड़े थे। पहला बोला, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दूसरा, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। और तीसरा, मैं तुम्हारी कमज़ोरी हूँ। दृष्टि को आर्यन याद नहीं था। उसे कुछ भी याद नहीं था। वो घुटनों पर बैठ गई। मैं कैसे पहचानूं? आवाज़ आई दिल से। उधर आर्यन तीनों दृष्टि के पास गया। पहली ने कहा, अगर तुम मुझे नहीं चुनोगे तो तुम मर जाओगे। दूसरी बोली, अगर तुम मुझे नहीं चुनोगे तो मैं गायब हो जाऊंगी। तीसरी कुछ नहीं बोली, वो बस चुप खड़ी रही। आर्यन उसे देखता रहा, फिर उसके पास गया। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तीसरी दृष्टि ने धीरे से कहा, क्योंकि अगर तुम मुझे सच में जानते हो तो तुम्हें चुनने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्यन के आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन की आंखों में देखा और पता नहीं क्यों उसे शांति महसूस हुई। उसने कहा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। उसी समय
बाकी दो दृष्टि चीख कर गायब हो गई। काली परछाई की आवाज, सही चुनाव। उधर दृष्टि तीनों आर्यन के सामने खड़े थे। पहले ने कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने कहा, मैं दुनिया बचाऊंगा। तीसरा बोला, मैं तुम्हें डरता हूँ हमेशा से, लेकिन फिर भी लड़ता हूँ। उन तीनों की बातें सुन दृष्टि कांप गई। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो तीसरे आर्यन के पास गई और बोली, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते और ना बोलोगे। मैं तुम्हें चुनती हूँ। दृष्टि के ये कहने पर बाकी दो आर्यन गायब। सफेद शून्य टूटने लगा। काली परछाई उनके सामने आई। इस बार उसका चेहरा दिखा और चेहरा देखकर दोनों चौंक गए। वो चेहरा आर्यन का था। परछाई बोली, मैं शून्य नहीं हूँ, मैं तुम हूँ। तुम्हारा वो रूप जो सब कुछ खो देगा और फिर भी लड़ता रहेगा। 3 परीक्षाएं पूरी हुई, लेकिन 7वां टुकड़ा अभी नहीं मिलेगा। आर्यन चौंकते हुए बोला, क्या? क्यों? परछाई धीरे से बोली, क्योंकि 7वां टुकड़ा कोई चीज नहीं है, वो एक जगह है, और वो जगह का दरवाजा तभी खुलेगा जब 8वां टुकड़ा उसके पास होगा। दृष्टि ने हैरानी से पूछा, मतलब हमें पहले आखिरी टुकड़ा ढूंढना होगा? परछाई ने कहा, हाँ, और आखिरी टुकड़ा वहाँ है जहाँ से सब शुरू हुआ था। आर्यन धीरे से बोला, गाँव? परछाई मुस्कुराई, हाँ, कहानी वही खत्म होगी जहाँ से शुरू हुई थी। सफेद दुनिया टूट गई और आर्यन व दृष्टि मंदिर के बाहर आ गए। बाहर विराज, नवीन जी, संजीव जी खड़े थे। वो दोनों को एक देख कर दौड़ते हुए उनके पास आए। तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों 3 दिन से अंदर थे। नवीन जी बोले। दृष्टि ने आर्यन की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। आर्यन ने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार वो भी शांत था। दोनों एक दूसरे को देखा, जैसे दो अजनबी हो। विराज ने धीरे से पूछा, क्या हुआ अंदर? आर्यन ने धीरे से जवाब दिया, हमने 7वां टुकड़ा नहीं पाया, हमने खुद को खो दिया। अगर आर्यन अपनी माँ को भूल गया और दृष्टि आर्यन को, तो अब उनकी पहचान किस पर टिकी है? जब यादें नहीं रही, तो क्या उनके फैसले बदल जाएंगे? क्या वे फिर भी दुनिया बचाने का फैसला करेंगे? शून्य का चेहरा जैसा क्यों था? आर्यन जैसा? क्या शून्य दुश्मन है या भविष्य का आर्यन? अब 7वां टुकड़ा एक जगह है, तो क्या असली टुकड़ा लॉकेट नहीं बल्कि सच है? आखिर क्या होने वाला है आगे, और कैसे मोड़ लेंगे अब दृष्टि और आर्यन की जिंदगी? कैसे पहचानेंगे दृष्टि और आर्यन एक दूसरे को? रहस्यमय लॉकेट, एपिसोड 40, डार्क सोल की वापसी। समुद्र के लौटने में 5 दिन लगे। इस बार नाव में पहले जैसी बातें नहीं थी। सब कुछ बदल चुका था। आर्यन अपनी माँ वैभवी को भूल चुका था। दृष्टि आर्यन को भूल चुकी थी। दोनों एक दूसरे के लिए अब अजनबी थे। विराज सब कुछ जानता था, लेकिन चुप था। एक रात नाव पर दृष्टि अकेली बैठी थी।
आर्यन चलकर उसके पास आया। आप ठीक है? दृष्टि बिना उसकी तरफ देखे कहती है, हाँ, बस अजीब लगता है, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है। आर्यन ने भी उसकी तरह सामने लहरों को देखते हुए कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। दृष्टि बोले, अजीब है ना, हम दोनों को लगता है हमने कुछ खोया है, लेकिन क्या खोया है ये हम दोनों को नहीं पता। इस बात पर दोनों चुप थे, जैसे कई सवाल उनके मन में हो लेकिन जवाब नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है। फिर दृष्टि ने कहा, अगर हम पहले दोस्त थे तो क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? आर्य ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, शायद हम फिर से सब कुछ शुरू कर सकते हैं। दूर खड़ा विराज उन्हें देख धीरे से बोला, कुछ कहानियाँ दोबारा शुरू होती हैं। समुद्र से लौटने के बाद जब वे गांव पहुंचे तो गांव पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर काले निशान बने थे, मंदिर का दरवाज़ा टूटा हुआ था और गांव के बीचों बीच एक बड़ा काला गोला बना था। नवीन जी ने वो निशाना देखा और उनका चेहरा उतर गया। ये डार्क सोल का निशान है, दृष्टि ने कहा, मतलब वे यहाँ आ चुके हैं? विराज बोला, नहीं, वे यहाँ काफ़ी समय से है, बस हमें दिखने नहीं। आर्य ने पूछा, लेकिन वे टुकड़े क्यों चाहते हैं? नवीन जी ने गहरी सांस ली, अब समय आ गया है कि तुम सब सच जानो फिर से। सब लोग पुराने मंदिर में अंदर गए। मंदिर के अंदर एक पुरानी दीवार थी जिस पर एक चित्र बना हुआ था। चित्र में दो लोग थे, एक सफ़ेद रोशनी वाला योद्धा, दूसरा पूरी तरह से काला योद्धा। नवीन जी ने कहा, हजारों साल पहले दो शक्तियाँ थी, देव योद्धा जो दुनिया की रक्षा करते थे, अंधकार योद्धा जो दुनिया को शून्य में बदलना चाहता था। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। देव योद्धा ने अंधकार योद्धा को हराया, लेकिन उसे मारा नहीं, क्योंकि वो मार नहीं पाए, इसलिए उसे समय के दरवाजे के पीछे बंद कर दिया गया। उस दरवाजे की चाबी है लॉकेट के 8 टुकड़े। आर्य ने कहा, मतलब अगर दरवाज़ा खुला तो वो अंधकार योद्धा वापस आ जाएगा? नवीन जी बोले, हाँ, और डार्क सोल उसी को जगाना चाहता है। दृष्टि के पीछे से पूछा, और हम टुकड़े क्यों ढूंढ रहे हैं? नवीन जी दृष्टि की तरफ मुड़े, क्योंकि देव योद्धा मरा नहीं था। उसने मरने से पहले अपनी शक्तियाँ एक इंसान में छिपा दी थी जो भविष्य में जन्म लेगा। आर्यन धीरे से बोला, देव योद्धा का वारिस? नवीन जी ने कहा, हाँ, और वो वारिस है। सबकी नज़र दृष्टि पर गई। दृष्टि पीछे हट गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। विराज बोला, हो सकता है, इसलिए चाबी तुम्हारे पास है, इसलिए तुम दरवाजे खोल पाती हो, इसलिए शून्य तुम्हें मारता नहीं, परखता है। नवीन जी ने कहा, जब 8 टुकड़े मिलेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, और दरवाज़ा खुलने पर या तो अंधकार योद्धा जागेगा या देव योद्धा की शक्तियाँ। आर्यन ने पूछा, ये कैसे तय होगा? नवीन जी बोले, ये तय करेगा लॉकेट का असली वारिस। नवीन जी की बात सुन सब चुप थे।
दृष्टि धीरे से बोली, मतलब अगर टुकड़े डार्क सोल को मिले तो क्या दुनिया खत्म होगी? और अगर हमें मिले तो मेरी शक्तियाँ जागेगी? विराज ने कहा, और इसलिए अब ये सिर्फ टुकड़ों की खोज नहीं, ये एक योद्धा है। उसी समय मंदिर के बाहर ताली की आवाज आई। सब बाहर आए। गांव के चौक में एक आदमी खड़ा था, काली चादर, चेहरा ढका हुआ, और उसके पीछे 6 काली परछाइयां, जैसे इंसान नहीं, सिर्फ छाया हो। ये देख विराज रुक गया। उसने धीरे से कहा, ये वही है। आर्यन ने पूछा, कौन कौन है? विराज बोला, डार्क सोल का लीडर। नवीन जी ने कहा, हम इसे पहले भी देख चुके हैं। दृष्टि ने पूछा, इसका नाम क्या है? विराज ने सोचते हुए कहा, कोई नहीं जानता कि इसका असली नाम क्या है। सब इसे सिर्फ एक नाम से पुकारते हैं और जानते भी हैं, वो है डार्क सोल। उस परछाई यानी डार्क सोल के लीडर ने ताली बजाई। बहुत अच्छा, आखिरकार तुम लोग, सच पता चल ही गया तुम्हें। आर्यन ने पूछा, तुम टुकड़े क्यों चाहते हो? परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ चलता हुआ बोला, ताकि मैं अपने लीडर को जगा सकूं। दृष्टि बोली, तुम्हारा लीडर कौन है? परछाई रुका, फिर उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, वो जिसने पहली बार अंधकार को जन्म दिया, अंधकार योद्धा। हवा ठंडी हो गई। डार्क सोल के लीडर ने आगे कहा, हजारों साल पहले उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब समय आ गया है उसे जगाने का। आर्य ने कहा, और तुम सोचते हो हम तुम्हें टुकड़े दे देंगे? परछाई हल्का सा हंसा, नहीं, तुम मुझे टुकड़े नहीं दोगे, मैं तुमसे छीनूंगा। विराज आगे आया और गुस्से में बोला, पहले भी कोशिश की थी, हार गए थे। परछाई बोला, इस बार नहीं। फिर उसने दृष्टि की तरफ देखा और कहा, देव योद्धा की वारिस, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दृष्टि चौंक गई, तुम मुझे जानते हो? परछाई कुछ सोच लगी और फिर हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें सबको, सिर्फ तुम्हें अकेली को नहीं, तुम्हें सबको जानता हूँ, क्योंकि ये कहानी आज की नहीं है। ये कहानी हर युग में दोहराई जाती है। हर युग में एक देव योद्धा होता है, एक अंधकार योद्धा, और इस युग में देव योद्धा तुम हो और अंधकार योद्धा को मैं जगाऊंगा। उसने हाथ उठाया। उसके पीछे खड़ी काली परछाइयां आगे बढ़ी। अब से टुकड़े ढूंढने की दौड़ नहीं होगी, अब से टुकड़ों के लिए योद्धा होगा। और उसी पल सारी काली परछाइयां हमला कर देती है। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन ये सामान्य लड़ाई नहीं थी। आर्यन ने तलवार से वार किया। तलवार परछाई के आर पार निकल गई। ये क्या है? आर्यन चिल्लाया। विराज बोला, क्या तुम्हें याद नहीं, ये इंसान नहीं है? एक परछाई ने संजीव जी को पकड़ लिया और उनकी ताकत जैसे खींचने लगी। नवीन जी चिल्लाए, ये शरीर पर नहीं, आत्मा पर हमला करते हैं। दृष्टि ने चाबी उठाई। चाबी चमकने लगी। हर रोशनी से एक परछाई पीछे हट गई। डार्क सोल का लीडर दूर खड़ा पीछे हट गया और सब देख रहा था। हाँ, देव योद्धा की शक्ति धीरे धीरे जाग रही है। आर्यन दृष्टि की तरफ देखते हुए चिल्लाया,
दृष्टि, रोशनी से हमला करो। दृष्टि ने आंखें बंद की। चाबी की रोशनी और तेज हो गई और एक परछाई पूरी तरह गायब हो गई। बाकी परछाइयां पीछे हट गई। लीडर ने कहा, अभी के लिए इतना काफी है। मैं तुम्हें मारने नहीं आया था। मैं तो बस सिर्फ देखना चाहता था देव योद्धा की वारिस कितनी जागी है। अभी तुम मुझे रोक नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आर्यन ने पूछा, किस बात का? लीडर बोला, 8वां टुकड़ा। 8वां टुकड़ा ढूंढो, क्योंकि 7वां टुकड़ा मेरे पास है। ये सुन सब चौंक गए। अगर 8वां टुकड़ा तुम्हें पहले मिल गया तो शायद तुम जीत जाओ। अगर मैं पहले पहुंच गया तो अंधकार योद्धा वापस आ जाएगा और उस दिन समय खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो और उसकी परछाइयां धूप में गायब हो गई। गांव में सिर्फ सन्नाटा छा गया। आर्यन ने धीरे से कहा, मतलब अब हमें 8वां टुकड़ा ढूंढना है। विराज बोला, और वो आसान नहीं होगा। नवीन जी बोले, क्योंकि आखिरी टुकड़ा वही छुपा है, मतलब कहीं छुपा नहीं है। दृष्टि बोली, वही छुपा है, कहीं छुपा नहीं है, तो कहाँ है? नवीन जी ने धीरे से कहा, आखिरी टुकड़ा किसी जगह पर नहीं, किसी इंसान के अंदर है। सब चौंक गए। किसके अंदर? नवीन जी ने कहा, ये हमें ढूंढना होगा। आखिर टुकड़ा किस इंसान के अंदर छुपा है, और क्या वो इंसान खुद ये सच जानता है? डार्क सोल का लीडर कौन है आखिर, और वो सबको पहले से कैसे जानता है? आर्यन और दृष्टि की यादें क्यों ली गई? क्या ये भी किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? अगर दरवाज़ा खुला तो दृष्टि देव योद्धा बनेगी या अंधकार योद्धा जागेगा? आखिर क्या होने वाला है आगे? रहस्यमय लॉकेट, एपिसोड 41, अंधद्वीप, परछाइयों का समुद्र। रात का समय था। पुराने मंदिर में सब लोग बैठे थे। टेबल पर लॉकेट के 6 टुकड़े रखे थे, जो हल्की हल्की रोशनी दे रहे थे। वो हल्की हल्की रोशनी के साथ चमक रहे थे। दृष्टि उन टुकड़ों को देख रही थी और अचानक उसके सिर में तेज दर्द शुरू हुआ। आह आह! वो सिर पकड़कर बैठ गई। आर्यन तुरंत उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? दृष्टि ने दर्द में कराहते हुए कहा, मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन साफ नहीं दिख रहा। नवीन जी तुरंत उसके पास आए। क्या याद आ रहा है? दृष्टि धीरे धीरे बोली, हम 8 टुकड़े नहीं ढूंढ रहे थे। दृष्टि की बात सुन आर्यन चौंक गया, लेकिन बाकी सब शांत थे। दृष्टि आगे बोली, हम 10 टुकड़े ढूंढ रहे थे। इस पर मंदिर में सन्नाटा छा गया। आर्यन और दृष्टि हैरानी और सवालिया नजरों से बाकी तीनों को ही देख रहे थे। आर्यन ने कहा, क्या? लेकिन सब तो कहते हैं कि 8 टुकड़े हैं। दृष्टि बोली, नहीं, मुझे याद आ रहा है, किसी ने कहा था लॉकेट के 10 टुकड़े हैं। युवराज ने तुरंत नवीन जी की तरफ देखा। नवीन जी चुप थे। दृष्टि ने सीधे उनसे पूछा, अगर 10 टुकड़े हैं तो हम सिर्फ 8 क्यों ढूंढ रहे हैं? कुछ सेकंड्स तक नवीन जी चुप रहे। फिर वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि लॉकेट के 9वां और 10वां टुकड़ा कोई चीज नहीं है, वो तुम दोनों हो। दृष्टि,
और आर्यन एक साथ हैरान हो गए और हैरानी से बोले, क्या? नवीन जी ने मंदिर की दीवार पर बना पुराना चित्र दिखाया। उस चित्र में लॉकेट बना था, लेकिन वो गोल नहीं था। वो एक 10 हिस्सों वाला चक्र था। नवीन जी बोले, लॉकेट के असली 10 टुकड़े हैं। 7 टुकड़े पत्थर के हैं जो हम ढूंढ रहे हैं। 9वां टुकड़ा देव योद्धा की आत्मा है। 10वां टुकड़ा अंधकार को रोकने वाला योद्धा है। आर्यन ने पूछा, मतलब? नवीन जी बोले, मतलब दृष्टि, तुम 9वां टुकड़ा हो और आर्यन, तुम 10वां टुकड़ा हो। आर्यन पीछे हट गया और बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। विराज धीरे से बोला, इसलिए शून्य ने तुम्हें मारा नहीं, परखा है। इसलिए टुकड़े तुम्हारे पास आते हैं। इसलिए तुम दोनों बार बार बचते रहे। दृष्टि धीरे से बोली, अगर मैं 9वां टुकड़ा हूँ तो आर्यन 10वां टुकड़ा, तो 8वां टुकड़ा कहाँ है? नवीन जी बोले, 8वां टुकड़ा? 8वां टुकड़ा वही है जो किसी इंसान के अंदर छिपा है। आर्यन ने पूछा, अच्छा, लेकिन किसके अंदर? नवीन जी ने धीरे से कहा, उस इंसान के अंदर जो न पूरी तरह अच्छा है न पूरी तरह बुरा। सबकी नजर धीरे धीरे गई विराज की तरफ। विराज चुप खड़ा था। दृष्टि ने हैरानी से कहा, विराज? विराज ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, 8वां टुकड़ा मेरे अंदर है। आर्यन बोला, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? विराज बोला, क्योंकि अगर डार्क सोल को पता चल गया तो वे मुझे मार देंगे। नवीन जी ने कहा, नहीं, मारेंगे नहीं। आर्यन ने पूछा, तो क्या करेंगे? नवीन जी बोले, वे विराज को जिंदा पकड़ेंगे। दृष्टि बोली, लेकिन क्यों? नवीन जी धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, क्योंकि 8वां टुकड़ा किसी के मरने से नहीं निकलता, बलिदान से निकलता है। मंदिर में सन्नाटा छा गया। आर्यन धीरे से बोला, मतलब अगर 8वां टुकड़ा चाहिए तो विराज ने उसकी बात पूरी की। हाँ, मुझे अपनी जान देनी होगी। दृष्टि ने तुरंत कहा, नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। विराज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कहानी के शुरुआत से ही मैं मरने वाला किरदार हूँ। आर्य ने गुस्से में कहा, चुप रहो, कोई नहीं मरेगा। विराज उसी मुस्कान के साथ बोला, तुम अभी भी समझे नहीं। ये टुकड़ों की कहानी नहीं है, ये बलिदान की कहानी है। और उसी समय मंदिर के बाहर काली हवा चलने लगी। विराज ने तुरंत कहा, वो आ गया। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुला। बाहर डार्क सोल का लीडर खड़ा था, काली चादर ओढ़े, चेहरा छिपा हुआ, और उसके पीछे दर्जनों काली परछाइयां। उसने धीरे से कहा, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ आपको पता ही चल गया है, सबको, है ना, कि 8वां टुकड़ा विराज है। डार्क सोल की बात सुन सब चौंक गए। आर्यन ने कहा, तुम सुन रहे थे? परछाई हंसते हुए बोली, मैं हमेशा सुन रहा होता हूँ। फिर उसने विराज की तरफ देखा, तुम जानते हो ना अंत में तुम्हें क्या करना होगा? विराज ने अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ। परछाई बोली, तो मेरे साथ चलो और दुनिया को धीरे धीरे खत्म होने से बचा लो। डार्क सोल की ये बात सुन सब चौंक गए। दृष्टि बोली, क्या मतलब?
परछाई ने कहा, अगर विराज मेरे साथ आकर बलिदान देगा तो अंधकार योद्धा जागेगा और दुनिया जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर तुम लोग उसे रोकोगे तो वो धीरे धीरे मरेगा और दुनिया भी धीरे धीरे खत्म होगी। आर्यन ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? परछाई बोली, नहीं, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, बस पूरा सच नहीं बोलता। फिर वो मुड़ा और बोला, अगली बार जब हम मिलेंगे या तो विराज हमारे साथ होगा या तुम में से कोई मर चुका होगा। ये कहते हुए वो गायब हो गया। डार्क सोल के जाने के बाद मंदिर में कोई नहीं बोल रहा था। सबको अब सच पता था। 7वां टुकड़ा डार्क सोल के पास था, 8वां टुकड़ा विराज था, 9वां दृष्टि और 10वां आर्यन था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये था कि अब आगे क्या होगा। नवीन जी ने धीरे से कहा, अब हमें 7वां टुकड़ा ढूंढना होगा। आर्यन बोला, लेकिन कैसे? वो तो डार्क सोल के पास है। विराज बोला, नहीं, डार्क सोल के पास हमेशा टुकड़ा नहीं रहता, वो उसे छिपाते हैं ऐसी जगह जहाँ कोई पहुंच न सके। अच्छा, लेकिन कहाँ? राज कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर बोला, समंदर के बीच एक जगह है जिसका नाम है अंधद्वीप। नवीन जी ने पूछा, अंधद्वीप? विराज ने कहा, हाँ, वहाँ हमेशा धुंध रहती है, वहाँ कंपास भी काम नहीं करता, नक्शे बदल जाते हैं, और जो वहाँ जाता है वो या तो पागल हो जाता है या वापस नहीं आता। दृष्टि ने हैरानी से पूछा, और हम 7वां टुकड़ा वहीं से ढूंढेंगे, या फिर कह सकते हैं कि 7वां टुकड़ा वही है? राज बोला, हाँ, डार्क सोल अपनी सबसे कीमती चीज वही छुपाते हैं। विराज की बात खत्म होते ही कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। आर्यन धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक फैसला था। तो ठीक है, हम समंदर जाएंगे, उसने इतना कहा और बिना किसी की तरफ देखे बाहर चला गया। दृष्टि वही खड़ी थी। उसने आर्यन की तरफ देखा, लेकिन आर्यन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस पल दृष्टि की आंखों में हल्का सा दर्द उतर आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अगले दिन सब लोग समंदर के सफ़र की तरफ तैयारी कर रहे थे। रस्सियाँ, खाने का सामान, नक्शे, हथियार सब इकट्ठा किया जा रहा था। आर्यन अकेला खड़ा जहाज की तरफ देख रहा था। तभी पीछे से दृष्टि आई। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? दृष्टि ने धीरे से कहा। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्योंकि बात करने से चीज़ें आसान नहीं होंगी। दृष्टि ने अपनी आवाज़ में कांपते हुए कहा, मैंने क्या किया है? अब आर्यन मुड़ा। पहली बार उसने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था और डर भी। तुमने कुछ नहीं किया, यही तो समस्या है। आर्यन की आवाज़ ऊंची हो गई। तुम 9वां टुकड़ा हो दृष्टि, तुम्हें कुछ हो गया तो? दृष्टि ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो क्या? आर्यन कुछ पल चुप रहा। उसकी मुट्ठियां भीज गई। तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। उसकी आवाज़ अब गुस्से वाली नहीं थी, टूटती हुई थी, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा। दृष्टि चुप हो गई। आर्यन ने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, इसलिए मुझसे दूर रहो,
यही सही है। इतना कहकर आर्यन अपनी आंखों में नमी लेकर चला गया। दृष्टि वही खड़ी रह गई। वो उसे जाते हुए देखती रही। उसने उसे रोका नहीं, कुछ कहा नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराई। लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने बहुत धीरे से कहा, तुम दूर रहकर भी कहाँ दूर हो आर्यन। तुम उसकी बातों को दिल पर मत लिया करो। दृष्टि ने पूछे मुड़ कर देखा। पीछे विराज खड़ा था। वो बेवकूफ है। विराज हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगता है कि तुमसे दूर रहकर वो तुम्हें बचा लेगा। दृष्टि ने धीरे से पूछा, क्या सच में वो मेरी वजह से दूर जा रहा है। विराज बोला, नहीं, वो डर की वजह से दूर जा रहा है। उसे डर है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो टूट जाएगा। दृष्टि की आंखों में अब आंसू गिर गए। और मैं क्या करूं। विराज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम वही करो जो हमेशा करती हो। उसे समझो, क्योंकि आर्यन हर चीज से लड़ सकता है, लेकिन अपने दिल से नहीं लड़ सकता। शाम को आर्यन जहाज के पास अकेला खड़ा था। विराज उसके पास आकर खड़ा हो गया। तुम उससे दूर रहकर उसे बचाओगे, सच में ऐसा लगता है तुम्हें। आर्यन चुप रहा। विराज फिर बोला, तुम युद्ध से नहीं डरते, डार्क सोल से नहीं डरते, मौत से भी नहीं डरते। तुम सिर्फ एक चीज से डरते हो। आर्यन अवाक रह गया और धीरे से पूछा, किससे। विराज ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम दृष्टि को खोने से डरते हो। आर्यन कुछ नहीं बोला। विराज ने जाते जाते कहा, उसे दूर रहकर तुम उसे नहीं बचा रहे, तुम बस उसे अकेला छोड़ रहे हो। ये कहकर विराज वहां से चला गया। आर्यन वही खड़ा रहा। समंदर की लहरें टकरा रही थी और पहली बार उसे समझ आया कि वो सही कर रहा है या बहुत बड़ी गलती। कुछ दिनों बाद वे सब एक बड़े जहाज पर थे। चारों तरफ समंदर का पानी, अंतहीन समंदर। नवीन जी नक्शा देख रहे थे। राज चुप खड़ा दूर अंधेरे पानी को देख रहा था। बाकी लोग अपने अपने काम में लगे थे और जहाज के आगे आर्यन अकेला खड़ा था। जहाज के पीछे दृष्टि अकेली बैठी थी। दोनों ही नाव पर थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में अनगिनत तारे थे। समंदर आज शांत था, बिल्कुल शांत। सब सो चुके थे। दृष्टि अकेली बैठी समंदर को देख रही थी। हवा उसके बालों को हल्का हल्का उड़ा रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, नींद नहीं आ रही। दृष्टि ने मुड़कर देखा तो आर्यन था। वो आकर उसके पास बैठा, लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर। दोनों कुछ देर चुप रहे। सिर्फ लहरों की आवाज थी। फिर दृष्टि बोली, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। आर्यन ने समंदर की तरफ देखते हुए कहा, मैं दूर नहीं भाग रहा, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। दृष्टि ने उसकी तरफ देखा, और अगर मुझे बचाते बचाते तुम खुद टूट गए तो। आर्यन चुप रहा। दृष्टि फिर से बोली, हम दोनों टुकड़े हैं ना, तो फिर अकेले क्यों लड़ रहे हो। हवा थोड़ी सी और ज्यादा तेज चलने लगी। डर तुम्हें भी लगता है और मुझे भी। फर्क बस इतना है, तुम बोलते नहीं और मैं छुपाती नहीं।
ये सुनकर आर्यन पहली बार उसकी तरफ देखता है। दोनों की आंखें मिली और इस बार कोई भी नजर नहीं हटा पाया। दृष्टि धीरे से बोली, अगर अंत में बलिदान देना पड़ा तो हम साथ देंगे, अकेले नहीं। और हवा तेज चलने लगी। दृष्टि के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। आर्यन ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे से बाल हटाए। दृष्टि बिल्कुल चुप हो गई। अब दोनों बहुत ही ज्यादा करीब थे, इतने करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। कुछ सेकंड्स बाद दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जैसे वो कुछ कहा नहीं रहे लेकिन सब कुछ कह रहे हो। दृष्टि की धड़कन तेज हो गई। उसने बहुत धीरे से कहा, आर्यन, अगर हम इस युद्ध से बच गए तो क्या तब भी तुम मुझसे दूर रहोगे? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। फिर? दृष्टि ने पूछा। आर्यन ने बहुत धीरे से और शांत सलीके में जवाब दिया, फिर शायद मैं तुम्हें कभी खुद से दूर ना जाने दूं। दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं थे। हवा तेज चली, जहाज हल्का सा हिला और संतुलन बिगड़ने से दृष्टि थोड़ा उसकी तरफ गिर गई। आर्यन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। अब दृष्टि इसके बहुत करीब थी। उसका हाथ अभी भी आर्यन के कंधे पर था, आर्यन का हाथ उसकी कमर पर। दोनों फिर एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। समंदर, हवा और तारे सब जैसे रुक गए थे। दृष्टि ने आंखें बंद कर ली और आर्यन धीरे धीरे उसकी ओर करीब आने लगा। तभी अचानक समंदर में बहुत दूर एक नीली रोशनी चमकी। दोनों ने तुरंत उधर देखा। विराज की आवाज आई, आर्यन, दृष्टि, इधर आओ जल्दी। दोनों अलग हुए। आर्यन ने समंदर की तरफ देखा। दूर पानी के बीचों बीच नीली रोशनी गोल घेरा बनाकर चमक रही थी। नवीन जी चिल्लाए, नक्शे के हिसाब से लॉकेट का अगला टुकड़ा यही कहीं नीचे है। विराज धीरे से बोला, समंदर हमें बुला रहा है, लेकिन याद रखना, समंदर रास्ता भी देता है और परीक्षा भी लेता है। आर्यन ने दृष्टि की तरफ देखा। इस बार वो दूर नहीं हटा। उसने धीरे से कहा, इस बार हम साथ रहेंगे। दृष्टि ने सिर हिलाया, हमेशा। और जहाज उस नीली रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जहाज के चारों तरफ धुंध छाने लगी। नवीन जी चिल्लाए, सब सावधान, हम अंधद्वीप के पास पहुंच गए हैं। कंपास घूमने लगा, नक्शा बदलने लगा, पानी काला दिखने लगा। विराज धीरे से बोला, अब से जो भी दिखे जरूरी नहीं वो सच हो। और अचानक धुंध के अंदर उन्हें एक और जहाज दिखा, टूटा हुआ, पुराना सा और बिल्कुल चुप था। दृष्टि ने धीरे से कहा, उस जहाज पर कोई खड़ा है। आर्यन बोला, कौन कौन खड़ा है दृष्टि? दृष्टि ने कहा, हम में से ही कोई है। सब चौंक गए। क्या मतलब? दृष्टि डरते हुए बोली, उस जहाज पर हम खुद खड़े हैं। धुंध धीरे धीरे हटती है और सच में दूसरे जहाज पर आर्यन, दृष्टि, विराज और बाकी सब खड़े थे। लेकिन वे सब उन्हें ही देख रहे थे, जैसे आईना हो। लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उनके चेहरे पर खून था। जो दूसरा जहाज दिख रहा है, क्या वो भविष्य है, अतीत है, या अंधद्वीप का बनाया हुआ भ्रम? अगर आठवां टुकड़ा विराज के अंदर है
तो क्या सच में उसे मरना होगा, या बलिदान का मतलब कुछ और है? डार्क सोल दुनिया को जल्दी ख़त्म क्यों करना चाहता है? क्या वो सच में दुश्मन है, या वो कुछ ऐसा जानता है जो बाकी कोई नहीं जानता? आखिर क्या होने वाला है आगे, और कैसे मोड़ ले रही है आर्यन और दृष्टि की ज़िंदगी?